नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CDS 1 2022 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए 15-20 सवाल है उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे कवर कर लीजिए। मैंने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पर भी बात की थी, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और आगे फर्दर अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप उसे कैसे कर सकते हैं। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है सेट ए के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी सेक्शंस की भी एनालिसिस करवा दी है, डिटेल्ड एनालिसिस। प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने सोर्स भी दिखाया है कि वेदर एनसीईआरटी में था या नहीं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा कथन सही है। फोकस करिए, करेक्ट पूछा गया। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा नॉट करेक्ट भी पूछा जाता है और करेक्ट भी होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट। तो हमें करेक्ट पूछा गया। पहला कहा जा रहा है ये सेलुलोज से बना होता है। दूसरा कहा जा रहा है ये हर तरह के सब्सटेंस के लिए परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब होता है पारदर्शी। दूसरा इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल, यानी ये फ्लेक्सिबल होता है और बहुत सारे मटेरियल को इनगल्फ करने में, निगलने में मदद करता है। दूसरा इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैसेज का आदान प्रदान जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का, इसे रोकता है सेल मेम्ब्रेन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। और इसी तरह से आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी भी पढ़नी है। बहुत सारे क्वेश्चन 7-8 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 8th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 8 की सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, सो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं सेल के बारे में। उसी में एक बात की गई है सेल मेम्ब्रेन की। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है शेप। किसके शेप? सेल्स के शेप की। प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं उन्हें शेप प्रदान करता है सेल मेम्ब्रेन। आगे बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन की जो एडिशनल कवरिंग होती है, ऊपर से जो कवरिंग होती है वही सेल वॉल कहलाती है और ये सेल को रिजिडिटी प्रदान करती है, कठोरता देती है और आकार भी देती है ना। इसी चैप्टर के अंतर्गत बात की गई है कि जो बेसिक कंपोनेंट होती है सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होती है। आगे बताया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनक्लोज्ड होती है साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस से। आगे बताया गया है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट करती है सेल्स को फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, और सेल को उसके सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है, अलग करती है। वो कोशिका झिल्ली कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। आगे बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। पोरस का मतलब जिसमें छिद्र होता है। एंड एलोज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और जो सब्सटेंस होती है उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है। सो अभी हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और बहुत सारे मटेरियल को इनगल्फ भी करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास की बायो भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई है सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सो बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है। थर्ड वाला तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या सेलुलोज का बना होता है? नहीं, हमने देखा मुख्यतः ये लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। दूसरा देखिए क्या ये हर तरह के सब्सटेंस के लिए परमिएबल होता है? ऐसा नहीं है, कुछ सब्सटेंस के लिए नॉन परमिएबल भी होता है। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, इसका तो काम ही होता है गैसेज का डिफ्यूजन करना। तो बाकी के तीनों गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्या सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पहली दफ़ा आया है? ऐसा नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे CAPF 2014 में पूछा गया था एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज एसेंशियली मेड ऑफ, यानी जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है वो मुख्यतः किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शन थे हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बाइलेयर और सेलुलोज। तो देखिए जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बना होता है मुख्यतः वो लिपिड बाइलेयर का। कीवर्ड पे फोकस करिए। एनिमल सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः किस चीज़ का बना होता है? लिपिड बाइलेयर का। लिपिड तो आप यहाँ देख सकते हैं, और जो मेजर लिपिड होते हैं वो अरेंज होते हैं बाइलेयर में, दो तरह के दोहरी परतों में शामिल होते हैं। इसलिए भले ये लिपिड के बने होते हैं लेकिन करेक्ट जो वर्ड होगा वो बाइलेयर होगा, क्योंकि ये जो लिपिड हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाइलेयर में। लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस सेल मेम्ब्रेन इज एसेंशियली मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। एक बात और ध्यान रख लीजिए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है? परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है, या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, या इम्परमिएबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल होता है। सो हमने सेल मेम्ब्रेन पर काफ़ी डिटेल से बात कर ली। क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, किस प्रक्रिया के दौरान प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं? इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। सो 7th क्लास की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं 6 से लेकर 10th तक की साइंस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इन्हें समझ लीजिए।
बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस और इस तरह के कंसेप्ट से आए हैं वो सारे एक साथ कंपाइल करके कवर कर लेंगे। फिलहाल देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये सब बातें आपको पता ही होगी कि हरे पत्तों में क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है जो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है और उसी एनर्जी का प्रयोग किया जाता है भोजन को सिंथेसाइज करने में, यानी तैयार करने में। और चूंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है इसलिए इसे फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए के 18th नंबर का क्वेश्चन देखिए, द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो चुके हैं बहुत बार, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर रिपीट करते हैं, फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में वक्त ज़ाया नहीं करना, आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ डेफिशिएंसी याद होने चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का डिजीज होता है जो कि बच्चों में हड्डियों में वीकनेस देखने के में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, इससे आपका भी रिवीजन होगा और बाकी एक्सपीरियंस को भी फ़ायदा होगा। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। हमें ब्लड वेसल दिए गए और उसके फंक्शन के बारे में बताना है। पल्मोनरी आर्टरी है, कैपिलरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है और पल्मोनरी वेन है। इन चारों ब्लड वेसल्स के आपको फंक्शन बताने हैं। सो पहेली और बूझो को आपको नहीं छोड़ना है, जो कि दो कैरेक्टर्स हैं बेसिक एनसीईआरटीज़ के अंदर, पहेली और बूझो। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। यानी बूझो का कहना है कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, मैंने पढ़ा है कि जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही कैरी करती है। तो इस पर पहेली ये बताती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड कैरी करती है हार्ट से, इसलिए इसे आर्टरी कहा जाता है, ना कि वेन। तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि आर्टरी जो है वो ब्लड को कैरी करती है ब्लड से लेकर हार्ट की ओर। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ये किस तरह के ब्लड को कैरी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से कहाँ तक? लंग से लेकर हार्ट तक। आगे समझिए कि जो आर्टरी होती है वो स्मॉल वेसल्स में डिवाइडेड होती है और ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे फर्दर डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूबल्स। उसके बाद ये बहुत ही छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें ही कैपिलरी कहा जाता है। कैपिलरी किसे ज्वाइन करती है? फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट। तो कैपिलरी वेन से जाके जुड़ती हैं जो कि फर्दर हार्ट में जाके एम्प्टी होती हैं। वैसे ये चीज़ें लूसेंट में भी काफ़ी अच्छे से कवर्ड होता है। जैसे ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो आर्टरी और वेन्स आपको पता होगा, सीरा और धमनी। तो आर्टरी का क्या काम होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। इसी तरह से जो वेन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट की ओर। और कैपिलरीज पर तो हमने बात ही की कि ये जो कनेक्ट करता है आर्टरी को वेन्स के साथ। सो अभी हमने देखा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लेकर लंग्स की ओर। जबकि जो कैपिलरीज होती है तो बहुत ही सिंपल है, ये सिर्फ कनेक्ट करती है किसको? आर्टरी को वेन्स के साथ। यानी सिरा और धमनी को जोड़ने का काम किया जाता है कैपिलरीज के द्वारा। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? कैरी करती है कहाँ से कहाँ तक? ब्लड को हार्ट मसल में। उसके बाद जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ब्लड को लंग्स टू हार्ट। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट आप एक बार जब इसे अच्छे से समझ लेंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सो हमने यहाँ पे मैच कर लिया है 4, 3, 2, 1। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, ग्रीन हाउस से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही लेंदी स्टेटमेंट्स देखने को लग रहे हैं बट ये क्वेश्चन इजी है। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास। कहा जा रहा है जो शॉर्टर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन है सन से वो एंटर कर जाती है ग्रीन हाउस में, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन है और एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक, और वो पास बैक नहीं कर पाती ग्लास के द्वारा। कौन सी? लॉन्गर वेवलेंथ। सो आई होप आपने हीट बजट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेज, इन कॉन्सेप्ट को समझा होगा। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है वो एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और भी अदर जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हो गई उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट होता है अर्थ के रेडिएशन से।
देखिए जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है वो पास करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर विदाउट टू मच इंटरफेरेंस एंड रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी बाधा के पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचती है। उसके बाद ये जो रेडिएशन है वो हीट करती है पृथ्वी को। कौन सी, ध्यान रखिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है, इसे ध्यान से समझिए, हम लोग PYQs और भी देखेंगे। दिस रेडिएशन देन हिट्स द अर्थ, द वार्म्ड अर्थ देन रेडिएट्स एनर्जी ऑफ इट्स ओन। उसके बाद जो पृथ्वी है वो गर्म हो चुकी है शॉर्ट वेव रेडिएशन से, और वो अपना खुद की जो वार्मथ है उसे उत्सर्जित करती है, उसे बाहर निकालती है। और ये जो एनर्जी होती है वही सेंसिबल हीट होती है जिसे हम लोग फील करते हैं, एंड इज ऑफ अ लॉन्गर वेव लेंथ देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग सोलर वेव रेडिएशन है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है, वो पास करती है एटमॉस्फेयर से रिलेटिवली अनअफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इसमें बाधा नहीं देखने को मिलती, और ये अनअफेक्टेड पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन के साथ ऐसा नहीं होता, उनके राह में बाधाएं होती है। नाउ सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गई। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ट्रांसपेरेंट होती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन को लेके, इसलिए वो उसके राह की बाधा नहीं बन पाती। लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को लेके ये ओपेक बन जाती हैं। ठीक है, यानी इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो ग्लास वॉल्स होते हैं ग्रीन हाउस का, वो सनलाइट को एंटर तो करने देते हैं, बट जो हीट वहाँ से निकलती है उसे प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। सो सिंपली आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, यहाँ पे पढ़िए शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, ये एंटर करती है ग्रीन हाउस गैस में बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा इंटरफेरेंस नहीं किया जाता। ग्रीन हाउस गैसेज इन रेडिएशन को, शॉर्ट वेव रेडिएशन को लेके ट्रांसपेरेंट होती हैं। जबकि हम यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन की बात करें तो ये क्या करती है, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज पास नहीं होने देती, रिलेटिवली इन्हें जो है वो ट्रांसपेरेंट ये नहीं होती, इनके लिए ओपेक बन जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए। सो ऐसा नहीं है शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन से पहली बार क्वेश्चन आया, ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हम उसे ज्योग्राफी के अलग से वीडियो में कवर करेंगे। नाउ सो गाइज, मुझे साइंस के क्वेश्चंस को तो इसी वीडियो में ख़त्म करना था, बट यहाँ पे बहुत ही बेड वेदर के कारण नेटवर्क इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कल मैंने 8 बजे वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाया और ये रात में 12 बजे जा करके अपलोड हुआ, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकता। बट जैसा कि मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंसी की, तो और मैंने आपको ये भी कहा है कि एग्जाम से पहले जितने भी ज़्यादा मुझसे हो पाएंगे PYQs उतने मैं करवाऊँगा और टॉपिक वाइज वीडियोज़ करवाऊँगा, इसलिए ये वीडियोज़ मुझे बनानी ही है। सो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।